तो भाई देखो, हम सेल यानी कोशिका में क्या पढ़ेंगे। कोशिका में तुम्हें ये पढ़ने को मिलेगा कि आखिर कोशिका होती क्या है, यानी सेल होता क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किसका क्या काम है, हर एक अंग का काम क्या है, और अलग अलग तरह की कोशिकाएं यानी अलग अलग सेल्स का काम क्या है, उनका नाम क्या है, यही सब तुम इसमें पढ़ोगे। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। जो तुम्हारी ज़िंदगी है, जो इंसान जो जिंदा है, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, वो तुम इसी चैप्टर में पढ़ोगे। देखो, जो सेल है, सेल के बारे में सबसे पहले जो खोज की थी उसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम का बंदा था, जो 1665 में इसने खोजा था, है ना शायद 1665, 1665 में इसने एक सेल की खोज करी थी। क्या खोज करी थी इसने? एक पेड़ की छाल ली। पेड़ की जो छाल होती है उसके चारों तरफ डेड सेल्स होती है। तो देखा होगा तुमने आम का पेड़, उसके चारों तरफ क्या लगा होता है? वो लगा होता है ना, कुछ कांटे टाइप का होता है और चुभता है वो कॉर्क उसको कहते हैं, कॉर्क। उसी कॉर्क को उसने माइक्रोस्कोप में देखा और देखा कि उसमें ना छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लगे हुए थे। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर लग रखे थे, इन्हीं को उसने सेल बोला। क्या बोला इसने? सेल यानी कोशिका बोली। तो ये जो बीच में जो केंद्रक, इसको बोलते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और ये एक एक सेल है। ऐसे इसने स्ट्रक्चर देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसने सबसे पहले, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तब नाम आएगा रॉबर्ट हुक। पहली बार कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक नाम का बंदा था। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर उसने बताया था। फिर इसने आगे और भी चीज़ें पता लगती गई कि आखिर सेल होती क्या है और ये किस टाइप की होती हैं। और तुम्हें एक चीज़ ये भी जाननी चाहिए कि आखिर जो ऑर्गेनिज्म है ये कितने प्रकार के होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के। एक होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव। दोनों में क्या फ़र्क है? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल से बना हुआ, यानी एक ही कोशिका से जो भी जिंदा चीज़ बनी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब सेल वाला, यानी एक सेल वाला। एक का मतलब एक, कोशिकीय मतलब कोशिकीय। ठीक है, कोशिकीय जीव। तो एक कोशिका से बना हुआ एक कोशिकीय जीव, बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ बहुकोशिकीय। गलत लिख रहा हूँ स्पेलिंग। बहुकोशिकीय जीव। इसका मतलब ये है कि ऐसे जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, इनके एग्जाम्पल जानते हो? एक होता है अमीबा, एक होता है पैरामीशियम। ठीक है, एक होता है और बैक्टीरिया, और एक और है क्या नाम है? सॉरी, हाँ, क्लेमाइडोमोनास, CHLEMIDOMONAS। हिंदी में भी यही है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और क्लेमाइडोमोनास, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव, भाई साहब हम जो इंसान है ये एक सेल का बना है। कितने कोशिकाओं से बना है? बहुत सारी कोशिकाएं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं लगी हैं, तब जाके इंसान बन पाया है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ह्यूमन यानी मनुष्य, और क्या हो सकता है? कुत्ता, डॉग, कैट, जितने भी तुम जानवर देख रहे हो अपने आसपास, ये सब क्या होंगे? मल्टी सेलुलर, यानी एक नहीं बहुत सारी कोशिकाओं से बने हों। और प्लांट्स, पेड़ पौधे भी बहुत सारी कोशिकाओं से बने हैं, बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। समझ गए ना? तो ये सब क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशन सिंपल सी है। एक कोशिका से बनने वाले एक कोशिकीय जीव और बहुत सारी कोशिकाओं से बनने वाले बहुत कोशिकीय जीव। तो ये सारी चीज़ें आती हैं।
आगे देखो, तुम्हें पता है इंसान के शरीर में कई तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। जैसे जैसे कुछ के मैं नाम बताता हूँ, जैसे स्पर्म यानी शुक्राणु, ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, स्पर्म कुछ ऐसे दिखते हैं। एक होता है एग सेल, एग सेल या फिर सीधा बोल सकते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं अंडाणु। कुछ ये ऐसा दिखता है। फिर एक होता है अस्थि कोशिका यानी बोन सेल। अस्थि, अस्थि का मतलब जानते हो, हड्डियाँ, अस्थि कोशिका, ये कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा बना होता है। ऐसे ही कई तरीके के हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कुछ ऐसे लगी होती है। ये तंत्रिका कोशिका है, हो गया, ये नर्व सेल है। और भी कई तरीके की सेल तुम्हारी बॉडी में पाई जाती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और भी कई तरीके की सेल्स यानी कोशिकाएं हैं। या ऐसी स्मूथ मसल सेल होता है, स्मूथ मसल सेल, वो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा ही स्मूथ मसल सेल यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मांसपेशीय, पेशीय, पेशीय क्या बोलते हैं, कोशिका, पेशीय कोशिका इसे कहते हैं। इस तरीके से दिखता है मसल सेल। अभी रिसेंटली मैंने टिश्यू पढ़ा है और टिश्यू पढ़ाया है, इसलिए दिमाग में बार बार टिश्यू आ रहा है, मसल टिश्यू, ठीक है, घूम घूम के वही आ रहा है। तो ये सारे कुछ इनके स्ट्रक्चर हैं। एक बात बता सकते हो, इन सब की शेप अलग क्यों है? इनके काम अलग है, इनका साइज भी अलग है क्योंकि इनके काम अलग है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेल्स यानी कोशिकाओं का शेप और साइज अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उनके काम अलग अलग होते हैं, उनके फंक्शन यानी काम अलग है, इसलिए उनका शेप और साइज दोनों अलग होता है। जैसे ये लंबी वायर की तरह काम करती है, तुम्हारी पूरी बॉडी को तुम्हारे ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। इसका काम होता है हड्डी बनाना। तो हड्डी, अगर ऐसी ही कोशिकाएं यहाँ पर ऐसे से लग जाएं तो ये एक दूसरे के साथ अच्छे से पकड़ जाएंगी, अच्छे से जुड़ जाएंगी, तो इसका मतलब है ये मजबूती दे सकता है। और ये हमारे शरीर में हड्डियों में पाया जाता है, तो हड्डियाँ मजबूत कर देता है। ये अंडाणु, इसकी शेप और साइज़ कुछ ऐसी होती है कि ये बच्चे को पैदा कर सके। इसमें बहुत सारे तरह के वो पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल वगैरह पाए जाते हैं। ये स्पर्म का काम होता है आगे तैर कर जाकर ओवा से यानी एग से जाकर मिलना, इसीलिए इसका साइज़ कुछ ऐसा होता है, इसकी शेप भी कुछ ऐसी है। तो सबका शेप और साइज़ अलग इसलिए है क्योंकि सबके काम भी अलग है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। कह रहा है हु डिस्कवर्ड सेल, किसने कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक नाम का बंदा था, उसने कोशिका यानी सेल की खोज की थी। अब आता है व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, यानी एक सेल किससे बनी होती है। ठीक है, अब देखो, जब भी हम कोई सेल बनाते हैं तो सबसे पहले उसके चारों तरफ एक कवरिंग लगाते हैं और बीच में कुछ डार्क चीज़ लगाते हैं, ठीक है। अब समझना ये सब है क्या। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसके दो नाम हैं, एक नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है ना। इसका काम होता है किसी भी कोशिका को, किसी भी सेल को बचाने का काम है। सबसे बड़ा इसका काम है क्योंकि ये जो केंद्रक होता है ना, यानी न्यूक्लियस, इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे कि सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिका अंगक कहते हैं। वो सारे के सारे इस कोशिका से बाहर ना चले जाए, इसीलिए बाहर एक
कवरिंग यानी एक दीवार लगा दी है, बोल दिया है कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दोनों का नाम एक ही है। अच्छा, ये क्या करती है? सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है? सेल को बचाने यानी कोशिका को बचाने का काम करती है। और अब ये लेन देन में भी मदद करता है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मान लिया इस सेल को, इस कोशिका को ज़िंदा रहना है तो बाहर से किसी भी चीज़ को खाना पड़ेगा, वो खाने वाली चीज़ सेल के अंदर कैसे जाएगी? वो इसके पार ही तो जाएगी, तो उसको आने जाने में मदद कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। इसी के थ्रू ये जो खाना है ये अंदर जा पाएगा। वो प्रोसेस अलग है जिसके थ्रू कौन सी चीज़ किसके अंदर जाएगी। ठीक है, अब देखो, इस सेल को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? ऑक्सीजन। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन की अगर इसे ज़रूरत है, इसे ज़िंदा रहना है, तो ऑक्सीजन ये बाहर से ही तो खींचेगा। देखा, बोला था ना धोखा देगा। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा होगा बाहर की तरफ। अब इस केस में क्या होगा? ऑक्सीजन जो है इस सेल यानी कोशिका के अंदर बहुत कम होगा। भाई साहब, इसके अंदर क्या ऑक्सीजन बहुत कम है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ क्या, तो मैं बताऊँगा डिफ्यूज़न। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का है, मज़ा नहीं आएगा। डिफ्यूज़न, देखो डिफ्यूज़न क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जल जाता है यानी वाटर जाता है। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। बताऊं इसका एग्जांपल बताऊं? करा दूं क्या? चलो, ठीक है, एग्जांपल क्या ही बताऊं। देखो, इसके अंदर होगा लिक्विड, ये जो हम इंक भरते हैं ये क्या होता है? इसके अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड यानी द्रव होता है। अच्छा, वो अगर यहाँ पर भरा हो तो क्या यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। और पहुँच गया तो पहुँच तो जाएगा। इसी को ये हम डिफ्यूज़न कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल गया, ऑस्मोसिस कहते हैं। देखो, डिफ्यूज़न अलग चीज़ है, बताता हूँ। डिफ्यूज़न गैस के लिए होता है। किसके लिए? गैस के लिए। हायर कंसंट्रेशन से जो गैसेस होती है ये लोअर कंसंट्रेशन में भागती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लगाया परफ्यूम लगाऊंगा तो तुम्हारे तो पास अपने आप पहुँच जाएगा। कैसे पहुँच जाएगा? क्योंकि वो एक गैस है। मेरे शरीर के ऊपर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तुम्हारे पास उस परफ्यूम की क्वांटिटी बहुत कम थी। अब क्या होगा? मेरे पास जो चीज़ ज़्यादा है भाग कर कहाँ जाएगी? तुम्हारी तरफ फैलेगी, तो इस तरह तुम्हें खुशबू आएगी। अगर मैं यहाँ पे एक वो जला दूँ, अगरबत्ती अगर जला दूँ, तो तुम्हारे पास भी उसकी खुशबू पहुँच जाएगी। क्यों पहुँच जाएगी? क्योंकि उसकी क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा है खुशबू की, वो फैलकर तुम्हारी तरफ जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। वैसे ही सेल के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तभी तो ये ऑक्सीजन लेगा। अगर ऐसा है तो ऑक्सीजन भी तो ज़्यादा से कम की तरफ भागेगा, तो बाहर से ऑक्सीजन किधर जाएगा? अंदर की तरफ भागेगा। और अंदर जाने में मदद कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन मदद करेगा। इस तरीके से ऑक्सीजन का लेन देन हो गया। एक और बात, अब अगर ये सेल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर के अंदर भी जो सेल है ये भी क्या उत्पन्न करेंगे? क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और बाहर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। अब क्या होगा बताओ मुझे? इधर ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ ये भी भागेगा, तो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड किधर जाएगा? बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये भी क्या है? डिफ्यूज़न है। तो कोई भी गैस की अगर कंसंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में भागता है। इसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली मदद करती है डिफ्यूज़न में, जिसको बोलते हैं विसरण। ठीक है, विसरण कहते हैं। बस हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन का ये बहुत बड़ा काम है। डिफाइन लिखना है, लिख लो, लिखो। द प्रोसेस
by which gas molecule are transported from higher concentration to lower is called diffusion। लिख लिया? जल्दी लिखो। तो ये तुम्हारा ऑस्मोसिस हो गया, यानी विसरण हो गया। फिर से बताता हूँ, जब गैस के पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विसरण यानी डिफ्यूज़न। ठीक है, जल मतलब गैस के जब कण अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करते हैं, इसे ही हम विसरण कहते हैं। एक चीज़ और आती है, वो है परासरण। ये हटा देता हूँ। परासरण दावी विजन। यानी परासरण। इसमें क्या होता है, जैसे तुमने अभी अभी पढ़ा, जहाँ पर गैस ज़्यादा होती है वहाँ से वो कम की तरफ भागती है, वैसे ही लिक्विड भी करती है। अभी जस्ट मैंने इंक डाला, तुम्हें पता है इंक अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो इंक पूरा यहाँ तक पूरा फैल गया होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा थी पहले, अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर जगह ये बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में फैल जाएगा। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस यानी परासरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? परासरण यानी ऑस्मोसिस कहते हैं। सेम वही डेफिनेशन बनेगी, बस इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड बोल सकते हो। क्या बोलोगे? लिक्विड। जब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में लिक्विड जाता है, उसे ये ऑस्मोसिस यानी परासरण कहते हैं। अब अगर मान लिया कि इस कोशिका को पानी की ज़रूरत है, मतलब कि इसके अंदर पानी क्या होगा, ज़्यादा या कम? कम। बाहर अगर पानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी से कम की तरफ ये भागेगा, तो अंदर की तरफ, कोशिका के अंदर की तरफ पानी भर जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा ऑस्मोसिस होगा। और अगर पानी कोशिका के अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर का पानी बाहर भाग जाएगा। सीधी सी मतलब है यहाँ पे। फिर अब हम तो पढ़ेंगे कि आखिर सेल्स के पार्ट क्या हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेल यानी कोशिका के भाग। पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के भाग। क्या क्या भाग होगा, क्या क्या हिस्से होते हैं, इनमें तुमने पढ़ा एक कि कोशिका सेल मेम्ब्रेन तुमने पढ़ ली। ठीक है, अब तुमने क्या पढ़ा, इसमें से क्या पढ़ा तुमने, एक सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। अगला एक चीज पढ़ोगे, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं प्लांट के अंदर। कहाँ पर पाए जाएंगे? प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ये बात याद रखना। ये सिर्फ और सिर्फ पादप यानी प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर ये पाया नहीं जाता। आखिर ऐसा क्यों? देखो, सेल मेम्ब्रेन हर किसी के अंदर पाई जाएगी। हर तरीके की कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल यानी पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। समझ गए? अगर मान लिया कि ये हमारी नॉर्मल सेल है, इसके ऊपर क्या लगी हुई है? सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर की जो एक परत लग जाती है, अगर वो प्लांट है तो वो क्या होगा? सेल वॉल होगा। ये क्या होता है? ये कोशिका को बचाने का काम करती है। क्या करेगी कोशिका को? हाँ, प्लांट सेल को बचाने का काम करती है। देखो, प्लांट के जो सेल होते हैं, इनको बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन को फेस करना पड़ता है। जैसे कहीं जगह पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, उससे बचने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उससे बचना पड़ता है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, उससे भी बचना पड़ता है। तो कोशिका मर सकती है।
तो उससे बचने के लिए ऊपर वाले ने एक और कवरिंग लगा दी, बोला क्या नाम उसका, सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है। एनिमल में इसलिए नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि जो एनिमल होता है इसको अगर ठंड लगेगी तो कपड़ा पहन लेगा, भाग जाएगा, बारिश होगी तो भाग जाएगा, गर्मी लगेगी तो छाँव में बैठ जाएगा, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई दे हैव सेल वॉल। समझ में आया? अब आगे, सेल वॉल का यही मेन काम है कि ये प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लिख लो, दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। ठीक है, सीधा बैठा करो, बिल्कुल सीधा बैठो, तन के एकदम। सब लोग, तुम्हें भी बोल रहा हूँ, सीधा बैठो। हाँ हाँ, झुकी हुई पीठ। भैया